हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को। इससे पहले आपको बता दें कि आपका 12th क्लास ज्योग्राफी का जो बुक है, इसमें आपको दो बुक मिलेंगे। दो बुकों में इसको खंडित किया गया है। एक का नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरा आपका क्या नाम है ना, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो ये दोनों बुक है। इसका हम लोग फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो इस अध्याय में हम लोग मानव भूगोल के बारे में जानेंगे कि मनुष्य जब दुनिया में आया है, यानी संसार में जब आया है, इस ब्रह्मांड में आया है, तो उसके साथ प्रकृति का क्या संबंध रहा है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। पूरी तरह से अच्छे से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ साथ में इसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है ग्रुप में अगर नहीं जुड़े अभी तक, तो आप इस नंबर पे मैसेज करें और आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पे जाकर के आप क्लिक करके जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको जो है ना बिल्कुल बारीकी से एक एक चीजों को जो है आपको यहाँ बताया जाएगा, और आपको कहीं भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप जो है अच्छे से इसका नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि आप अगर अभी पढ़ लेते हैं, अभी आप अच्छे से अगर देख लेते हैं, तो ये आपका समय फालतू का वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब तक अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी के अनुसार एक व्यक्ति को जो 21 दिन तक किसी भी चीज को याद रहता है। ठीक है, उसके बाद आप भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपका समय बहुत है एग्जाम का। तो इसलिए आप जो है नोट बनाते चलिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों, इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमें भूगोल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जब ज्योग्राफी है, तो आपको ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कभी कभी आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है ना, भूगोल का अर्थ बताओ, भूगोल किसे कहा जाता है। तो आप जो है इस छोटा छोटा सवाल में जो आप फंस जाते हैं। एक्चुअली में हमें ये बहुत पहले पढ़ना था, और बहुत सारे बच्चे आप लोग पढ़े भी होंगे 7, 8, 9, 10 में, तो बहुत सारे बच्चे भूल भी गए होंगे। तो कोई नहीं, आपको जो फिर से जो है आपको यानी पूरा डिटेल से आपको जो है बताने वाले हैं। इन सब चीजों को आपको जो है पॉइंट वाइज आपको नोट करते चलना है। तो बच्चों, हम लोग बात करते हैं भूगोल के बारे में। देखिए, भूगोल क्या है, भूगोल किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर इसके बारे में आपसे अगर कोई भी सवाल पूछता है, तो आप उसको बता सकते हैं बहुत आसानी तरीके से कि पृथ्वी के ऊपर जितनी सारी चीजें हैं, उन सभी चीजों का ही अध्ययन करना ही तो भूगोल है। जैसे कि उसमें आपका आ जाएगा पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल, संध्या, वन आदि का ज्ञान होना ही तो भूगोल है। ओके, तो ये आपको भूगोल के बारे में आपका बहुत आसानी से आप इसको जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भूगोल का अर्थ। देखिए, भूगोल जो बना है, ये दो शब्द से आपका बना है। पहला क्या है आपका, यानी भू जोर गोल, यानी भू का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, गोल का अर्थ होता है आकार, यानी पृथ्वी गोलाकार। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। भूगोल का अर्थ आपसे अगर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल यहां से आप इसको जवाब दे सकते हैं। गोल शब्द का तात्पर्य गोलाकार होने से। ठीक है, तो बिल्कुल ये चीज आप यहां से इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए, इसका भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरोटोस्थेनीज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है इरोटोस्थेनीज ने जो है किया था, है ना। अब किसको, यानी हेकेटियस को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है। आखिर इसको पिता क्यों कहा जाता है, इतने सारे भूगोलवेता थे, उसमें से ही जो हेकेटियस को ही क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है मतलब भूगोल का जो है मतलब वर्णन जो किया था, ये क्रमबद्ध तरीके से, जो यानी स्टेप बाय स्टेप जो है ये मतलब भूगोल का जो है मतलब वर्णन करवाया था। और इसको इसका जो है वर्णन जो मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप जब ये वर्णन किया था, तो सबको जो बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया था। इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है, भूगोल का जो है पिता कहा जाता है। किसको, हेकेटियस को जो भूगोल का पिता कहा जाता है। बच्चों, तो याद रखिएगा, आपको याद होगा, ये चीजों को आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। हाँ, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, हेकेटियस को कहा जाता है ना। और जनक जो है किसको कहा जाता है, इरोटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भूगोल का अंग्रेजी शब्द जानते हैं। देखिए, भूगोल को तो अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, है ना। ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक इसका जियो और दूसरा क्या, ग्राफो, ये मिलकर से बना है। जियो का अर्थ होता है क्या, ठोस, तरल, गैसीय पदार्थ से बना हुआ पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ जो है दिया हुआ है। इन चीजों को आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका यानी ज्योग्राफी, यानी भूगोल का बेसिक नॉलेज कुछ था, और इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब आपका जो चैप्टर है, उन चैप्टर को हम लोग कवर करते हैं। 12th क्लास ज्योग्राफी का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, और इस फर्स्ट चैप्टर का जो हम लोग कौन सा बुक से, यानी फर्स्ट बुक, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी इस बुक का फर्स्ट चैप्टर को हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसका फिर दूसरा बुक जो होगा आपका भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें जो हम लोग है विश्व लेवल यानी विश्व स्तर पर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एंड भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें भारतीय लेवल पर जो है हम लोग समझेंगे मानव भूगोल को। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपका फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या इसमें टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में। इन सभी चीजों का आपको परिचय होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, इससे आपका एक भी प्रश्न जब बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे से इसका स्टडी कर लीजिए,
अच्छे से आप लोग नोट बनाते चलिएगा, है ना, आपको दोबारा फिर से इसको पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना। एकदम बिल्कुल अगर आप 12th के विद्यार्थी हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बच्चों आप समय का वेस्ट ना करें, इस अध्याय को आप अच्छे से बिल्कुल बारीकी से आप समझते चले, है ना। तो देखिए अगर हम इस अध्याय में हम लोग क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग भौतिक भूगोल का अध्ययन करने वाले हैं, मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, निश्चयवाद, नीतिवाद, संभववाद, प्रकृति का मानवीकरण, पर्यावरणीय निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, मानव भूगोल के क्षेत्र जैसे विषय के बारे में हम लोग इसमें विस्तार से जानेंगे, ठीक है, इस फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ये मानव भूगोल के प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इस चैप्टर में हम लोग इन सभी टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। चलिए तो बच्चों देखिए भूगोल का जो है कई शाखाएं, सबसे प्रमुख जो अगर शाखा की अगर बात किया जाए तो 3 प्रमुख शाखा है उसका, कौन कौन सा, एक भौतिक भूगोल है जो हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ हम थोड़ा सा अच्छे से हम आपको समझाएंगे। उसके बाद हम लोग मानव भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, तो इसमें से अभी जो हम लोग मानव भूगोल को अच्छे से अध्ययन करेंगे, क्योंकि चैप्टर में हम लोग मानव भूगोल के बारे में ही जो है अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, ये 3 आप जो है ब्रांच है इसका, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रमुख जो है क्या है, मानव भूगोल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या भौतिक भूगोल की अगर बात किया जाए, तो भौतिक भूगोल में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसके बारे में स्टडी करते हैं, प्रकृति से रिलेटेड, प्रकृति के बारे में हम लोग जो है इसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या आता है आपका यानी भू का आकृति, है ना, मिट्टी, जलवायु, जल आकृति, वनस्पतियां, विविध वनस्पतियां और जीव जंतु, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है भौतिक भूगोल के अंतर जो है स्टडी करते हैं। जैसे कि यहाँ आपका दिया हुआ है, जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का जो है अध्ययन किया जाता है, यह धरातल पर अलग अलग जगह पर पाए जाने वाली भौतिक परिघटनाएं के वितरण की व्याख्या का अध्ययन इससे संबंधित है। तो ये आपको जो भौतिक भूगोल के बारे में बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भौतिक भूगोल हम लोग, ये तो इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी जो हमको किसके बारे में पढ़ना है, मानव भूगोल के बारे में अच्छे से हमको समझना है। देखिए मानव भूगोल में हम लोग जो स्टडी करेंगे कि मनुष्य जब से मनुष्य यानी पृथ्वी पर आया है, इसका संबंध जो है यानी कि प्रकृति के साथ किस तरह रहा है, इन सब चीजों का जो हम लोग यानी अध्ययन करने वाले हैं किसमें, मानव भूगोल में, ठीक है। तो भूगोल की इस शाखा में पृथ्वी पर मानव और प्रकृति का जो अंतर संबंध है ना, जैसे कि तत्व, मानव जाति, प्रजाति, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या, है ना, क्या आपका यानी जनसंख्या का, एक मिनट, हाँ, तो देखिए आपका है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, प्रवास, निवास, मानवीय क्रियाएं, जैसे ये सारी चीजें जो हम लोग किसमें, मानव भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका जो प्रकृति के साथ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ जो है किसमें यानी भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़े, सिर्फ प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है, भू आकृति मिट्टी, लेकिन यहाँ मानव भूगोल में हम लोग मनुष्य मतलब मानव के बारे में पूरी तरह से हम लोग जो इसमें अध्ययन करने वाले, जैसे कि कृषि, है ना, पशुपालन, उद्योग, सेवाएं, परिवहन, संचार, व्यापार इत्यादि, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से ज्ञान लेते हैं, इसका अध्ययन करते हैं इसमें मानव भूगोल के अंदर, ठीक है। चलिए मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच का अंतर संबंध अध्ययन कराता है। मानव द्वारा दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क का माध्यम बनाया जाता है, ठीक हो, किसको यानी मानव भूगोल, है ना। ये जो आपको फिर दूसरा इसमें पॉइंट क्या है और देखिएगा, मानव भूगोल की मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। बिल्कुल ये एक दूसरे को जो है क्या यानी बोध कराता है, किससे यानी पर्यावरण से जो हमें क्या यानी परिचित कराता है, कौन, मानव भूगोल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मानव भूगोल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे, देखिए मानव भूगोल के बारे में कई सारे विद्वान, जैसे बहुत सारे भूगोल वेता रहा, सबने अपना अपना मत, अलग अलग मत दिया है किसके बारे में, मानव भूगोल के बारे में। तो उसमें से जो कौन थे, रेडजेल और कौन, एलन सैंपल, जो प्रमुख माना जाता है, ये दोनों ने भी जो है मानव भूगोल को लेकर के जो है अपना मत रखा है। उनका मत को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल का क्या कहा है उसने। तो देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेता थे, कौन थे, जर्मन का रहने वाले थे, कौन, हाँ, रेडजेल। जो फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन कराता है। वो जो है मतलब क्या पर्यावरण के साथ, धरातल के साथ जो है किस तरह यानी जोड़ा हुआ है, कौन यानी कहता है, रेडजेल के अनुसार, ठीक है। उसके बाद ये रेडजेल ने अपने भरोसा किसमें दिया था, ये एंथ्रोजियोग्राफी जो उसका पुस्तक है उसमें जो है ये दिया है, ठीक है। तो उसका पुस्तक का नाम याद रखना आपको, रेडजेल का अगर आपसे पूछा जाएगा पुस्तक कौन सा है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी इसका पुस्तक है, इसमें ये जो है ये अपना मत दिया है, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या, एलएनसी सैंपल के अनुसार, किसके अनुसार देखने जा रहे हैं बच्चों, एलएनसी सैंपल के अनुसार हम लोग देखेंगे। एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल, है ना, देखिए मानव भूगोल चंचल और मानव अस्थायी जो पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम, जो पृथ्वी को कैसे नियंत्रण किया जाए, एंड पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों का पारस्परिक संबंध, अधिक जो है संश्लिष्ट ज्ञान जो है इसमें शामिल है। कौन कहता है, ये एलएनसी सैंपल के अनुसार ये जो है मानव भूगोल का अपना जो है अपना ये मत दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ये रेडजेल के अनुसार मैंने बताया और दूसरा आपको जो बताया एलएनसी सैंपल के अनुसार बताया, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पर अच्छे से आपको जो है फोकस करना है, ओके।
चलिए ये सारी चीजों को आप लोग नोट करते चलेगा। अब हम लोग देखते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। देखिए मानव भूगोल का बहुत, देखिए बहुत भूगोल में जो बहुत सारे क्या वैज्ञानिक हुए, इसमें बहुत सारे भूगोलवेताएं, सबने अपना अपना जो है मत दिया, अपना अपना विचारधाराएं दिया। उनमें से जो है हम लोग कुछ कुछ विचारधारा को जो है यहाँ आपका जो अपना अपना कुछ विचारधारा है उसका, तो विचारधारा सबसे पहले आपको जो है क्या किसको कहते हैं हम लोग। देखिए भूगोल में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने प्रकृति मनुष्य के संबंध के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इन्होंने विचारों को, इन्हीं विचारों को जो है क्या कहा गया, भौगोलिक विचारधारा कहा गया। ठीक है, बहुत सारे जब विद्वान आए उसमें इसने अपना अपना सबने अपना अपना क्या रखा, यानी विचारधारा रखा। उन्हीं को जो है क्या कहा गया, यानी मानव भूगोल की विचारधारा कहा गया। अब हम लोग मानव भूगोल की मुख्य जो है 3 विचारधारा हैं, जिसमें तीनों विचारधारा को हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत आसान भाषा में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। उसमें 3 प्रमुख जो इसका विचारधारा, पहला क्या है, नीतिवाद, यानी जिसको हम लोग निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, संभववाद विचारधारा, एंड तीसरा क्या है, नव निश्चयवाद विचारधारा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्या, नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के बारे में हम लोग समझेंगे। ओके, तो देखिए ये तो बहुत आसान है, ये चीज तो उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा क्या है। जब प्राचीन में, जब प्रारंभ में, जब मानव स्टार्ट हुआ, मानव आदिम अवस्था में जब था, उस टाइम जो उसने जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, है ना, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। अगर मान लीजिए कहीं अगर आंधी तूफान, ठीक है, कोई भी चक्रवात कुछ भी आ रहा है, तो उसका मनुष्य जो उस टाइम जो क्या करते थे, सामना करते थे। ठीक है, तो इसी को क्या कहा, नीतिवाद निश्चयवाद है ये, है ना, ये विचारधारा। इसमें उस टाइम जो क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था, उसमें टेक्नोलॉजी का जो स्तर जो था बहुत कम था, है ना, जिसको प्रौद्योगिकी हम लोग कहते हैं हिंदी में। उस टाइम जो बहुत कम था, क्योंकि अभी अगर मान लीजिए अगर बारिश या आंधी तूफान कुछ भी आ रहा है, तो उसके लिए हमें सेफ के लिए हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं, या मतलब अगर गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हम क्या एसी कूलर का इस्तेमाल करते हैं। वो जो है क्या, यानी ये आएगा आपका संभववाद विचारधारा के अंतर्गत आएगा। लेकिन नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा में क्या होगा, यानी प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप को ढाल लेते थे, उसका सामना करते थे। इसी को तो ही नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा कहा गया है। ठीक है, चलिए इसमें क्या, मानव किसी भी मतलब विकास भी बहुत कम हुआ था उस टाइम, मानव विकास, मानव प्रकृति को सुनता था। मानव जो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का सुनता था, उसका पूजा करता था और उसके प्रचंडता से डरता था। वो सोचते थे कि कुछ अगर गलत करते हैं या कुछ करेंगे तो हमें जो है प्रकृति से जो है मतलब क्या प्रचंडता से डरता था, उसका जो है पूजा करते थे। ठीक है, उसका संसाधन के लिए जो मानव सीधा प्रकृति पर ही निर्भर रहता था, यानी कुछ भी अगर उसको अगर खाना पीना कुछ भी अगर उसको लेना होता है तो वो सीधा प्रकृति पर निर्भर रहता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, संभववाद विचारधारा हम लोग में क्या करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी आ गया, अभी हम लोग जो है खुद से जो है क्या करते हैं, कृषि उपज करते हैं, और खुद से जो हम लोग नए नए जो है फल फ्रूट वगैरह सारा चीज हम लोग जो है खुद से उपज करके खुद से हम लोग खाते थे। लेकिन उस टाइम जो थे क्या, यानी प्रकृति पर निर्भर रहते थे, अगर कहीं मिल रहा है तो खा रहा है, ठीक है, नहीं तो अपने से खुद से जो लोग यानी नहीं उपज करते थे उपज। हाँ चलिए, प्रकृति प्रति ही निर्भर रह करके अपना जीवन यापन उन लोग जो व्यतीत करते थे। इस अवस्था को जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया था। इसको जो क्या कहा है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम इसी को दिया था। जहां आपको कभी कभी नीतिवाद भी दिखेंगे, निश्चयवाद विचारधारा भी दिखेंगे। अब हम लोग देखिए इसका समर्थक कौन कौन था, तो रेडजेल इसका समर्थक थे, रोटर भी थे, हम्बोल्ट थे। ये तीनों जो है किसका समर्थक थे, ये नीतिवाद या निश्चयवाद के जो है समर्थक थे। ठीक है, अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे क्या, संभववाद विचारधारा, है ना, जिसमें हम लोग इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। किसमें, नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा का जस्ट ऑपोजिट होगा। इसमें क्या है कि अभी वर्तमान में आप देखिए कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हो गया। अब जो समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हो गया, अब जो है क्या हो गया, यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो है स्तर जो बहुत ऊंचा हो गया, हाई लेवल हो गया। ठीक है, अभी ऐसा ऐसा देश है जहां जो है रेगिस्तानी इलाके में जहां बारिश नहीं होता है, वहां क्लाउड यानी बादल बना करके जो बरसाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो टेक्नोलॉजी का स्तर जो है ऊंचा हो गया है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। आप बड़े बड़े होटल में अगर जाते हैं तो अभी वहां आपको रोबोट जो है आपका यानी सर्व करेंगे खाना वगैरह, सारा चीज आपको ला करके देता है। तो ये अभी जो क्या है, ये सारा जो है प्रौद्योगिकी है, ये टेक्नोलॉजी है जो इतना जो है डेवलप हो गया है, जिसके रीजन से अभी हम लोग जो है प्रकृति पर भी हम लोग जो है काबू कर सकते हैं, प्रकृति को भी। अब वह जो है प्रकृति से डरता नहीं था। अब जो हम अभी जो क्या, अभी के लोग क्या प्रकृति से डरता है, बिल्कुल नहीं। अभी उसका सामना नहीं करते हम लोग उसका मतलब क्या करते हैं कि अगर मतलब बारिश या आंधी तूफान या गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम उसका सामना करते हैं, उसके लिए हम लोग जो है उसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर बारिश हो गई तो हम लोग क्या करते हैं, छाता लेके घूमते हैं, या हम लोग जो है घर में से जाते हैं, या अगर गर्मी हो रही है तो हम लोग एसी कूलर इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। ये जो क्या है, ये संभववाद विचारधाराएं हैं। ठीक है, अब मनुष्य खुद को जो है प्रकृति के अनुसार ढालने लगा है, यानी खुद को अपने आप को जो है प्रकृति के अनुसार ढालने लगा है। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होने लगा है, यानी मनुष्य अब जो है प्रकृति पर निर्भर नहीं है ना, प्रकृति पर जो है मतलब डर से उस पर निर्भर नहीं है, अब जो है आजाद है, बिल्कुल स्वतंत्र है। अब मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ऐसे ऐसे कंट्री जहां जो है
सऊदी अरेबिया में जब बारिश नहीं होती है तो वहां जो है फ्लड यानी बादल बना करके बरसाया जाता है। तो ये तो क्या है, ये परिवर्तन ही तो कर रहा है प्रकृति का, है ना। अब मनुष्य संसाधन का इस्तेमाल भी करने लगा है। बताओ, आप मान लो हजारों किलोमीटर नीचे जो संसाधन छिपी हुए, जैसे कि जीवाश्म वगैरह कुछ भी अगर छिपा रहा था उससे निकाला जाता है। ये सब तो क्या है, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का भी विकास जो है किया है। जैसे कि मैंने बताया, प्रौद्योगिकी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी का भी जो बहुत तेजी से विकास किया है। गर्मी से बचने के लिए कूलर बनाना, ये सभी तो क्या है, ये आपका जो क्या है, संभववाद विचारधाराएं हैं बच्चों। ये क्या है, संभववाद विचारधारा है। तो ये जो आपको मैंने अभी क्या बताया, नीतिवाद निश्चयवाद विचारधारा है, और एक दूसरा क्या बताया, संभववाद विचारधारा है। तो ये चीजों को आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। ओके, यहां से भी आपका क्लियर। अब हम लोग बच्चों इसको आगे देखते हैं, क्या नव निश्चयवाद विचारधाराएं, यानी संभववाद और नीतिवाद में एक विचारधारा है जिसका नाम क्या है, इन दोनों के बीच की विचारधारा है। कौन है, नव निश्चयवाद विचारधाराएं। इसमें क्या होता है कि दोनों को इसमें जो है पूरी तरह से जो है क्या सहमति नहीं करते। नई संकल्पना के अनुसार ना तो नितांत यानी पूरी तरह पर्यावरण निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरह से जो है क्या संभववाद है ना। यानी इसका कहने का मतलब है ना तो पृथ्वी ना पूरी तरह से, यानी पूरी तरह से जो है पर्यावरणवाद निश्चयवाद, जैसे कि मैंने बताया प्रकृति का सामना करना, है ना, उन चीजों का वो जो पूरी तरह से ये है, और ना ही जो है संभववाद है। ठीक है, जो स्वतंत्र है, हम लोग जो अपने आप को कह रहे कि अभी हम लोग स्वतंत्र है प्रकृति से जो है ना, उसका सामना करते हैं। तो ये किसका ये विचार, कौन विचारधारा में, ये दोनों विचारधारा में, दोनों विचारधारा की बीच की विचारधारा है जिसको हम लोग नव निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं, है ना। मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। मानव सिर्फ केवल प्रकृति के ही जो नियमों का पालन करके करके उसमें जो है प्राप्त कर सकता है। ये दो विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के नीच का रास्ता है, मतलब बीच का रास्ता, सॉरी, ये बीच का एक रास्ता है जो जैसे मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो सिर्फ केवल प्रकृति पर ही रह करके आप जो है नवनिश्चयवाद विचारधारा मतलब इसमें विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, ये आपका जो है नवनिश्चयवाद विचारधारा है। ये जो है ये दोनों विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद निश्चयवाद की ये बीच का रास्ता है, ये है ना, ये बीच का रास्ता बताते हैं कौन, नवनिश्चयवाद विचारधारा है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, ये तीनों विचारधारा के बारे में मैंने बच्चों आपको समझाया। आप इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी एनवायरमेंट के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, मनुष्य अपने प्रारंभिक यानी अवस्था में जब आदिम अवस्था में प्रकृति के अनुसार ही जीवन जीता था। उस टाइम जो थे अपने क्या करते थे, उस टाइम प्रकृति के अनुसार ही अपना जो जीवन यापन करते थे। ठीक है ना। उसके बाद प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढालने की कोशिश को ही जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ आपको सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको जो हम लोग लिए हैं कि आपको कभी कभी सवाल पूछ लेगा कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है ना। तो यहाँ से आपको जो इस तरह आसानी से आप उसको जवाब दे सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव भूगोल की प्रकृति। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक ये बहुत सारी बार जो है ये क्वेश्चन जो आया हुआ आपका पेपर में, खुद आप देखे होंगे। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत लोकप्रिय है, ये बहुत ही लोकप्रिय है इसलिए क्योंकि मनमोहक है, क्योंकि मानव भूगोल की प्रकृति जितना सुविधाजनक है और अच्छा होगा, मानव उतना ही जो है सुविधाजनक और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, है ना, मानव भूगोल की प्रकृति में। और अब हम लोग चलेंगे इसमें क्या, मनुष्य का प्रकृतिकरण, है ना। अब इसमें क्या है, मनुष्य का, देखिए मानव भूगोल में क्या है, जितनी सारे सुविधाएं, इन सभी चीजों की सुविधा अच्छे से होती है, उतना ही अपना जो जीवन यापन अच्छे से मनुष्य जो है करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मनुष्य का प्रकृतिकरण। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं, है ना। तो आप इसमें जवाब दे सकते हैं कि मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना। आदिम काल में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रकृति का क्या होता है, यानी जो प्रकृति का सामना करना, यानी मानव को प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसका सामना करना। यानी उस टाइम जब जो है यानी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का जो विकास जो बहुत कम था, और उस टाइम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो लोग जो है क्या करते थे, यानी प्रकृति का ही सुनते थे, उसी के अनुसार अपने आप को ढालते थे, सामना करते थे। कोई भी अगर भूकंप या तूफान आंधी कुछ भी आता था, उसका सामना करते थे। लेकिन अब जो है सामना नहीं करते हैं, ये अब क्या, प्रकृति का मानवीकरण हो गया। अभी क्या है, पहले क्या था, मनुष्य का प्रकृतिकरण, यानी पहले क्या था, मनुष्य का प्रकृतिकरण। अब जो क्या हो गया, यानी प्रकृति का मानवीकरण हो गया बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग मनुष्य का प्रकृतिकरण को समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, यानी सामना करना, प्रकृति का सामना करना, और मानव ने प्रकृति के आदेशों के जो है
अनुसार स्वयं को ढाल लिया, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति से भाली भांति नहीं समझता था, यानी उस टाइम ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था प्रकृति के बारे में। तो अब जो है यानी ये उस टाइम क्या था, मनुष्य का प्रकृतिकरण था, लेकिन बच्चों अब क्या हो गया, प्रकृति का मानवीकरण हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चले पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रकृति का मानवीकरण के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, आपको सवाल पूछा जाएगा कि प्रकृति का मानवीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जैसे कि अभी अपने आप को जो हम लोग यानी क्या करते हैं, सामना कर सकते हैं, यानी प्रकृति का जो अभी हम लोग क्या करते हैं, डट के सामना कर रहे हैं, है ना। यानी मनुष्य भौतिक वातावरण और तकनीकी सहायता से प्रकृति पर प्रभाव डालता है। हम लोग जो है प्रकृति पर भी जो है क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दुबई वगैरह मतलब जहां रेगिस्तानी इलाके में जहां बारिश नहीं होती है महीनों महीनों तक, तो वहां बारिश बरसाया जाता है। कैसे बरसाया जाता है, क्लाउड यानी बादल बना करके जो उसमें उसको जो है क्या यानी बरसाया जाता पानी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह है जहां जो है मतलब पूरा प्रकृति को ही चेंज कर देते हैं, है ना। हाँ, तो ये चीज जो है क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है ना। मनुष्य भौतिक वातावरण तकनीकी सहायता से प्रभाव डालता, प्रकृति मतलब प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, तो मनुष्य अपने तकनीकी से प्रकृति को जो है प्रभावित करता है। अगर प्रकृति अगर मनुष्य को अगर प्रभावित करता है, तो मनुष्य जो है अपना टेक्नोलॉजी यानी इसका इस्तेमाल करके जो है प्रकृति को भी जो है क्या करते हैं, मतलब नुकसान करते हैं। इसीलिए जो है इस बात का महत्व होता है कि मानव ने किस तकनीकी और उपकरण के साथ प्रकृति पर विजय प्राप्त किया है। तो यही तो है प्रकृति का मानवीकरण। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया क्या, मनुष्य का प्रकृतिकरण, एंड दूसरा आपको क्या पढ़ाया, प्रकृति का मानवीकरण। तो ये दो टॉपिक था, ये चीजों को आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। हम लोग पढ़ेंगे क्या, मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत मानव द्वारा अपने जो प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीवन यापन करने की क्रियाकलापों से लेकर उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए सभी प्रयासों का अध्ययन शामिल होता है। किसमें, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में, यानी अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए वातावरण के सहयोग से, यानी अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीवन यापन करने के लिए क्रियाकलापों से उसकी उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई जो है सभी प्रयासों को जो है क्या कहा गया, मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र कहा गया है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, मानव भूगोल के क्षेत्र उपक्षेत्र आप आसानी से इसको समझा सकते हैं। पृथ्वी पर जो भी दृश्य मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित, यानी मनुष्य के द्वारा जो भी पृथ्वी पर जो भी दृश्य यानी जो देखा जाता है, मानव के द्वारा जो भी चीजें बनाया गया है, वे सभी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत ही है। मान लो कोई चीज घर स्थान वगैरह मतलब अभी जो आवास वगैरह बनाया गया है, ये सभी क्या है, मानव जो अभी है जो मानव खुद से ना बनाया है। ये पृथ्वी पर जो दृश्य मानवीय और क्रियाओं द्वारा निर्मित जो बनाया गया है, वो सभी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल है। तो मनुष्य के द्वारा कोई भी चीजों को बनाया था, फॉर एग्जाम्पल आपको बता दिया हम, है ना, जो आवास के बारे में ही बताया सिर्फ आपको, लेकिन आप तो बहुत सारे हजारों है, ये सारा चीज तो क्या है, ये सभी तो यानी क्या विशेष क्षेत्र ही है इसका, यानी मानव भूगोल का। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र। अब हम लोग देखते हैं मानव भूगोल के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है, एक नगरीय भूगोल हो जाएगा, एंड दूसरा राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, एंड आपका क्या हो जाएगा जी, आर्थिक भूगोल, एंड आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। ये सभी क्या है आपका, जैसे मैंने बताया आपको, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, एंड जनसंख्या भूगोल या आर्थिक भूगोल, ये सभी जो प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है, ठीक है, मानव भूगोल का। ओके, तो ये सभी चीजों को हम लोग जो अच्छे से इसमें पढ़ते हैं, किसमें, मानव भूगोल के अंतर्गत। राजनीति के बारे में हम लोग जानते हैं, नगर के बारे में हम लोग जनसंख्या का, वहां नगर का जनसंख्या, नगर का आय, उन सभी चीजों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम लोग इन चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या कहाँ का कितना क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन तो ही करते हैं किसमें, मानव भूगोल के अंतर्गत ही तो ये सारा चीज आता है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा फील्ड है ना, जिसमें हम लोग अध्ययन ये सारे चीजों अध्ययन करते हैं, है ना। अब मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन सा है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको याद रखना है। इसमें पहला उपक्षेत्र की अगर बात किया जाए तो बच्चों इसमें आपका ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, लिंग भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, संक्रामक भूगोल एंड चिकित्सा भूगोल, 6 अन्य सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आदिवासी भूगोल एंड व्यवहारवादी भूगोल। तो ये सारा क्या आपका यानी भूगोल का क्या है, प्रमुख उपक्षेत्र है। इन सभी चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई सालों से जो है ये सवाल जो है पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चों, क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं, यानी मानव भूगोल की कौन कौन सा जो है नवीन विचारधाराएं
उनको हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें नवीन विचारधारा कौन कौन सा है, एक कल्याण भूगोल, एक क्या है कल्याण भूगोल, मानव भूगोल की यह एक ऐसा उपागम जो है मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है, ये है ना। जो मतलब क्या मानव समाज में जो रहता है उसमें जो असमानताएं मिलती है यानी ऊंच नीच, ये सारी चीजें के बारे में हम जो मानवीय कल्याण के बारे में जो है इसमें विभिन्न पक्षों का अध्ययन पर बल देता है, ये कौन कल्याण भूगोल, ठीक है। चलिए उसमें क्या मानवतावादी भूगोल, अब हम लोग क्या इसमें दूसरा क्या है, इसमें दूसरा विचारधारा अगर देखा जाए मानव भूगोल की नवीन विचारधारा है, जो वर्तमान की बात करें नया इसका विचारधारा जो है, हम लोग तो पहले वाले विचारधारा जो पढ़े तीनों विचारधारा हम लोग पढ़े, अभी क्या हाल ही जो नया विचारधारा है उन चीजों को हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए मानता भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की जो है क्या यानी समसामयिक घटनाओं तथा जो स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को जो है वरीयता प्रदान करता है ना। उसके बाद दूसरा क्या है अमूलवादी यानी रेडिकल, ये रेडिकल विचारधारा, इसमें मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में जो है क्या व्याप्त मानवीय समस्या जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन कराती है। इसमें यानी अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधाराएं में, ठीक है। जो नवीन विचारधारा की हम लोग बात करते हैं, ये विचारधारा का ऐसा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त जो है निवासियों का विश्वास के संसाधन पर समान स्वामित्व एवं नियंत्रण होते हैं, ठीक है। ये जो आपको देख रहे हैं आप किसमें देखेंगे अभी, अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा के बारे में हम लोग अभी पढ़े। उसके बाद क्या व्यवहारवादी विचारधारा है ना, क्या है व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की जो है अवधारणा को जो है जतायता, प्रजाति, धर्म आदि पर जो है गर्भ आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो ये व्यवहारवादी विचारधारा है, ये चीज आपको समझ में आ गया। यानी मानव भूगोल के नवीन विचारधारा में आ गया, कल्याण भूगोल आ गया, मानवता भूगोल आ जाएगा, अमूल्यवादी यानी रेडिकल जिसको हम लोग विचारधारा कहते हैं, उसके बाद आपका जो व्यवहारवादी भूगोल आ जाएगा, विचारधारा आ जाएगा। तो ये जो आया यानी नवीन विचारधारा है, ये क्या है नवीन विचारधारा। और उससे पहले हम लोग जो विचारधारा पढ़े वो पहले की विचारधारा है, ठीक है, जो अलग अलग विद्वान दिए हैं, है ना। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल के विकास का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस शताब्दी में अनेक भूगोलवेताओं का जन्म हुआ था, है ना। मानव भूगोल का विकास कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस शताब्दी में अनेक जो है भूगोलवेता का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन जो 1859 में अपनी पुस्तक यानी अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति क्या यानी ओरिजिन ऑफ स्पाइस में जीवों के उत्पत्ति एवं वातावरण से अनुकूल की स्पष्ट व्याख्या किया था। किसमें, मानव भूगोल का विकास के बारे में वो अपना बुक में बताया था। कब, 1859 में, है ना। तो ये वैज्ञानिक का नाम याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने अपना जो है पुस्तक में लिखा है, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल का इतिहास हम लोग देखेंगे। क्या है, मानव भूगोल का इतिहास के बारे में जानेंगे कि मानव भूगोल का इतिहास इस भूगोल का नामक ज्ञान की शाखा में समय के साथ आए बदलाव को लेखा जोखा, समय के सापेक्ष में बदलाव, भूगोल के विषय वस्तु, इसकी अध्ययन विधियां और इसकी विचारधारात्मक प्रकृति में हुए अनेक अध्ययन भूगोल का इतिहास कराता है। ये इतिहास जो हम लोग अभी ये सारा चीजें पढ़े यानी भूगोल के बारे में, इसका अध्ययन के बारे में, है ना, इसकी विचारधाराएं जो प्रकृति के बारे में पढ़े, इन सब चीजों का जो है बदलाव क्या क्या हुआ, साथ साथ में कई सारे शाखाएं, इन सभी चीजों का ज्ञान की शाखाएं के बारे में हम लोग जो पढ़े, ये सारा क्या है मानव भूगोल का इतिहास के बारे में तो हम लोग ने पढ़े। तो ठीक है, तो ये आपको जो है मानव भूगोल का विकास आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम मानव भूगोल का इतिहास भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने इसका फर्स्ट पार्ट में इसका सारा थ्योरी को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। आप इस क्लास को अगर करने के बाद आपको जो है कहीं भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। इसका हम लोग जो है अब यानी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू लेकर के आएंगे, उसके बाद इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं, इसका क्या देखेंगे हम लोग, इसका ऑब्जेक्टिव। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए एक नए बैच स्टार्ट किए हैं, है ना। जो काफी बच्चे परेशान थे कि सर आप बैच अभी तक लेकर के नहीं आए हैं, है ना। तो बच्चों आपके लिए जो हम लोग एक नए बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको जो है क्या क्या मिलने वाला है इसमें सुविधा, डेली लाइव क्लासेस होगी, चैप्टर वाइज आपका नोट्स आपको मिलेंगे। आप लोगों का जो है टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्विज होगा, जिसमें ऑल चैप्टर वाइज आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक अभी प्रोवाइड किया जाएगा सॉल्यूशन के साथ, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, एंड आपको जो वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, एंड स्पेशल एग्जाम टाइम पे आपको जो है एग्जाम से पहले आपको जो है उसका टिप्स वगैरह भी दिया जाएगा। आप हमें कभी भी कॉल मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं इनके बारे में। किसके बारे में, कोई भी आपको अगर इशू आता है तो इस बैच में आप ज्वाइन कैसे हो सकते हैं,
बहुत सारे बच्चे ज्वाइन होने के लिए हमें कॉल किया था, तो बिल्कुल आपको बता दें इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो इस कोर्स का नाम क्या है? टॉपर बैच। क्या नाम है? टॉपर बैच, जिसका हम लोग का मिशन है सभी बच्चों का 400 प्लस मार्क्स लाने का। तो इसके लिए एडमिशन आपको करना पड़ेगा, जो 1999 रुपया हम लोग इसका प्राइस रखे हैं। अगर आप 100 बच्चा तक, अगर अभी तो अब हम लोग जो कर रहे हैं इसमें हम लोग रखे 100 बच्चा तक ही सिर्फ जो है 999 रुपया मिलेंगे, बाकी आपको फिर बाद में 1999 रुपया ही पे करना पड़ेगा। तो जितना जल्द हो सके उतना जल्दी से आप लोग जो है अपना अपना एडमिशन कर लें, अगर आप लोग बेहतर अंक लाना चाहते हैं, है ना। आप इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों, है ना। उसके बाद पेमेंट आप अगर डाउनलोड करने के बाद आपको जो है यानी पेड कोर्स में जाना और वहां जाकर के उसको खरीद लेना है, ठीक है। अगर आपको वहां से कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से आप हमें 999 रुपया प्रोवाइड करके आप जो है बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं भी अगर ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो प्रत्येक मंथ आपको जो 600 से 700 रुपया पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पूरा कोर्स कंप्लीट आपका 1 साल तक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें मात्र आपको 999 रुपया, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, वो 999 रुपया में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप यूपीआई पेमेंट किसी के माध्यम से जो आप हमें पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर किसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें से नहीं होगा तो आप हमें बैंक अकाउंट के माध्यम से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारी सुविधा है, इसके माध्यम से अपना पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया है। तो जिसको भी लेना है आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, कॉल करके बारे में, कोर्स के बारे में। तो आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको बताया जाएगा। आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे नए आए हैं, चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं, और साथ साथ में अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर दे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है बच्चों हेल्प हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।